हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के एक चैप्टर फादर टू सन के बारे में डिस्कस करेंगे। फादर टू सन, ये जो हमारी जो पोयम है इनको लिखने वाली थी वो थी एलिजाबेथ जेनिंग। सबसे पहले आप अगर कोई भी राइटर के बारे में बात करें तो इस 11th क्लास में हम बात करें पोएम्स और चैप्टर्स की, तो उनके अंदर सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन लिखोगे तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में राइटर का नाम ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि बिना राइटर के नाम के मेंशन किए आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए कि फादर टू सन जो ये पोयम है इसको लिखने वाली है एलिजाबेथ जेनिंग। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करते हैं। जो इसकी मेन थीम है वो क्या है? गैप है। और ये कौन सा गैप है? ये है बच्चे जनरेशन गैप। जनरेशन गैप क्या मीनिंग होता है? जनरेशन गैप वो मीनिंग होता है जैसे अगर हम अपने पिताजी की बात करें तो उनके अपने विचार हैं, खुद के अपने ओपिनियन हैं, और हम अगर अपनी बात करें तो हमारे अपने खुद के विचार हैं। इनके विचार और हमारे विचार में थोड़ा सा क्या है? डिफरेंस है। और अब अगर हम खुद की बात कर रहे हैं और उसके बाद जो आने वाली जनरेशन जिसको हम जेन जी जनरेशन बोलते हैं, इनके जो विचार हैं वो कुछ अलग विचार हैं। तो ये जो विचारों का, बिहेवियर का और जो आइडियोलॉजी का जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, इसी को ही हम जनरेशन गैप बोलते हैं। जैसे आपके विचार और मेरे विचारों में अलग अलग बातें हो सकती हैं। हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ गलत हो वो आपके अकॉर्डिंग सही हो सकती है। ठीक है, तो ये जनरेशन गैप होता है। तो ये मेन थीम है इसके अंदर। अगर हम जनरेशन गैप की डेफिनेशन की बात करें तो जनरेशन गैप क्या होता है? जनरेशन गैप इज ए सिचुएशन इन विच ओल्डर एंड यंगर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। जनरेशन गैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ओल्डर लोग, जो बूढ़े लोग होते हैं, और जो युवा लोग होते हैं, उन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। जैसे हमारे बात करें जो बूढ़ों की सोच है और जो जवानों की सोच है, उनमें आपसी मतभेद हो सकता है, और ये मतभेद होने का कारण क्या है? जनरेशन गैप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम बोलते हैं जनरेशन गैप। अब इसमें जनरेशन गैप में क्या क्या होता है, क्या क्या कारण है? इसका कारण है डिफरेंस एक्सपीरियंस ओपिनियंस। अलग अलग एक्सपीरियंस हम देखते हैं। जैसे जो बुढ़े होते हैं वो क्या बोलते हैं? हमने दुनिया देख रखी है। और युवा क्या होते हैं? वो सोचते हैं कि हम दुनिया को देखना चाहते हैं। तो उनके ओपिनियन, राय में मतभेद होता है, उनकी आइडियोलॉजी में मतभेद होता है, उनके व्यवहार में मतभेद होता है, बिहेवियर में, और उनकी जो आदतें होती हैं वो भी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। जनरेशन गैप का एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ तो आप ऐसे समझना, जो आज के टाइम पे मान लो युवा है, वो क्या चाहता है? एक फास्ट बाइक लेना चाहता है। वो एकदम फास्ट बाइक लेना चाहता है, R15, हायाबुसा, ठीक है, इस टाइप की, मतलब एकदम स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहता है। लेकिन जनरेशन गैप की अगर हम बात करें तो जो बुढ़े हैं या जो थोड़े से उम्र में बड़े हैं, जो 40 या 45 प्लस कर चुके हैं, वो क्या चाहते हैं? वो एक सिंपल बाइक लेना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों की राय में क्या है? अलग अलग राय होगी। एक युवा है वो तो तेज़ बाइक लेना चाहता है, उसके विचार क्या है? मैं बहुत तेज़ बाइक चलाऊं। और जो थोड़ा सा बूढ़ा है, जो हमारे पिताजी की उम्र का है, वो क्या सोचता है कि हम जो बाइक हैं एकदम सिंपल लें और किफ़ायती लें। तो देखो ये जो ओपिनियन है, राय है, इसी को हम जनरेशन गैप मान सकते हैं। ठीक है, बड़े और छोटों के बीच में जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक्सपीरियंस, ओपिनियन और आइडियोलॉजी और हैबिट और बिहेवियर की वजह से उनमें डिफरेंस होता है, तो उसे हम जनरेशन गैप बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम बात करें एलिजाबेथ जेनिंग की, तो इन्होंने जो पोएम लिखी है इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी जुटा लेते हैं, जो आपको क्वेश्चन में लिखने में मदद करेगी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें इनके बारे में ज़रूर लिखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखनी होती हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1926 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी, जो डेथ हुई थी, वो 2001 में हुई थी। एलिजाबेथ जेनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोइट
ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण पोइटों में से एक मानी जाती है एलिजाबेथ जेनिंग। ठीक है, शी वॉज बोर्न इन लिंकनशायर ऑन जुलाई 18, 1926। इनका जो जन्म हुआ था वो लिंकनशायर में हुआ था 18 जुलाई 1926 को। शी लिव्ड मोस्ट ऑफ हर लाइफ्स इन ऑक्सफोर्ड। इन्होंने अपनी जो जीवन है वो ऑक्सफोर्ड में बिताया है। हर वर्क्स इंटेंसिवली रिलेटेड पर्सनल मैटर्स। इनके जो वर्क हैं वो एक्चुअल में बात करते हैं पर्सनल मैटर के बारे में इन ट्रेडिशनल एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल। ठीक है, और जो इनका लिखने का स्टाइल है वो ट्रेडिशनल है और ये ऑब्जेक्टिव स्टाइल में लिखती हैं एलिजाबेथ जेनिंग। ठीक है, इनकी जन्म और डेथ को ज़रूर याद रखें। 1926 को जन्म हुआ था और 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। ये उनकी पिक्चर है एलिजाबेथ जेनिंग की। नाउ ये जो है इनकी बुढ़ापे की पिक्चर है। द प्रोलिफिक राइटर्स कंसिस्टेंट डेवोशन टू पोइट्री यील्ड ओवर 20 बुक्स ड्यूरिंग हर लाइफ। इन्होंने तकरीबन 20 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। द पोएटिक जीनियस डाइड इन 2001। 2001 में इनकी मृत्यु हुई। अक्टूबर 26 में इनकी मृत्यु हुई। अपने होम में हुई और किस उम्र में हुई? 74 की एज में हुई थी इनकी मृत्यु। अब ये जो पोयम है ये है बच्चों एक्चुअल में पोयम, और हमें इसको अच्छे से समझना है। इस पोयम के अंदर वो क्या क्या बात करता है वो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये जो पोयम है ये फादर और सन के बीच में रिलेशन जो होता है, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है। कैसे उन दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप होता है दोस्तों। जनरेशन गैप कैसा कि जो पिताजी होते हैं उनके विचार और जो बच्चा होता है, जो उनका बेटा होता है, उनके विचार में मतभेद होता है। देखो ध्यान से समझना, अगर हम बात करें मम्मी और बेटी की, ठीक है, जो घर में बेटी होती है और माँ होती है, उनके बीच में अक्सर सारी बातें लगभग हो जाती हैं। ठीक है, मतलब उनके बीच में ज़्यादा पर्दा नहीं होता बातों का। लेकिन एक पिता और बेटे के बीच में जो रिश्ता होता है उनके बीच में हमेशा एक पर्दा रहता है। ठीक है, अगर तुम आज के टाइम पे भी ध्यान से देखोगे तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बेटे हैं जो अपने पिताजी को गले लगाना चाहते हैं, ठीक है, खुशी में, लेकिन ये उनसे नहीं हो पाता क्योंकि उनके बीच एक गैप रहता है। ठीक है, पिताजी और बेटे की बातचीत में थोड़ा सा एक गैप रहता है, वो अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, ना पिताजी अपने बेटे के सामने सारी बातें शेयर कर पाता और ना ही बेटा अपने पिताजी के सामने सारी बातें शेयर कर पाता। और इसी जनरेशन गैप को इस पोयम के माध्यम से एलिजाबेथ जेनिंग ने हमें समझाया है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूं। मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है, ये क्या बोलता है कि मैं इस बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं। दो वी हैव लिव्ड टूगेदर नाउ। यद्यपि हमने क्या किया है, हम एक साथ रहे हैं। नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। हम सालों से एक साथ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं इसे नहीं समझ पाता, यानी कि जो बाप है अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा। आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशन फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। अब वो क्या चाहता है, पिता चाहता है कि वो अपने बच्चे से वही रिलेशनशिप, वही दोस्ती वापस कायम करना चाहता है जब उसका बच्चा छोटा था। येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सो इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। ठीक है, अब ये कहना चाहता है कि जो उसने बोया था, यानी कि व्हेन आई द सीड आई स्पेंट और सो इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। जब ये बात करता है कि इसने एक बीज बोया था अपने बच्चे को, जब इसने जन्म दिया था इसकी माँ ने, तो इसने क्या बोया था, पिता ने अपना एक बीज दिया था। ठीक है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर। ठीक है, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है। आई स्पेंट और सो इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर देयर इज नो साइन। हम एक दूसरे से बात तो करते हैं लेकिन स्ट्रेंजर की तरह से बात करते हैं। ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और हमारे बीच वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन येट वट ही लव आई कैन नॉट शेयर। ठीक है, वैसे तो इस बच्चे को मैंने अपने अकॉर्डिंग ही ढाला है, फिर भी ही लव्स,
वो प्यार करता है आई कैन नॉट शेयर, कितना प्यार करता है ये वो शेयर नहीं कर पाता, ठीक है। साइलेंस सराउंड अस, अब ये बताता है कि जो बाप और बेटे की बातचीत में एक साइलेंस बना रहता है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस। देखो ये प्रोडिगल का जो है ये टेस्टामेंट से लिया गया है। अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल में ये बात लिखी हुई है, वी आर द प्रोडिगल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। देखो समझना ये यहाँ पे क्या कहना चाहता है। जो पिता है वो चाहता है कि जो उसका बेटा है जो बाहर जा चुका है वो चाहता है कि अब वो वापस अपने घर पे वापस आ जाए, ठीक है। उसका पिताजी ये चाहता है। हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस द होम ही न्यू रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। वो पिता है वो नहीं चाहता कि अब वो बाहर अपनी अलग दुनिया बसाए, वो चाहता है कि उसके घर में अपने पिता के घर में वापस आ जाए। ये बाइबल का रेफरेंस यहाँ से लिया गया है। कैसे लिया गया समझना। जैसे हम सभी बच्चे हैं, हम धरती पे टैलेंट दिखाने के लिए आए हैं, ठीक है। टैलेंट कैसे समझना, जो हमारी जो होम है, जो हमारा घर है, असली घर है, वो क्या है, स्वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे हमें जाना है। अब यहाँ पे हम धरती पे किस लिए आए हैं, वी आर द प्रोडिगल चिल्ड्रन। प्रोडिगल मीन्स क्या होता है, घर से भागे हुए बच्चे, घर से भागे हुए बच्चे जो अपने टैलेंट को दिखाने के लिए आए हैं। अब हम यहाँ पे धरती पे क्या करते हैं, धरती पे हम अपने कर्म करते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, और जैसा हम अपना टैलेंट दिखाते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें स्वर्ग या नर्क मिलता है, यानी हम हमारे वापस होम चले जाते हैं। और यही रेफरेंस पिताजी कह रहा है अपने बेटे से कि तुम अपना टैलेंट दिखाओ, तुम अपना वर्ल्ड बनाओ, लेकिन वापस अपने घर आ जाओ। आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सोरो इन न्यू लव, ठीक है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूंगा और एक नए तरीके से हम रिश्ते की शुरुआत भी करेंगे। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, ठीक है। और हम एक साथ रहेंगे इस दुनिया में, एक ही धरती पर। ही स्पीक्स, अब बेटा बोलता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं खुद को नहीं समझ पाता। वाई एंगर ग्रो फ्रॉम ग्रीफ, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा है वो, ये देखो जो जनरेशन गैप होता है ना, उसमें बेटे को क्या होता है, वो सोचता है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, ठीक है। तो वो दुख में से क्या करता है, उसके अंदर गुस्सा बहुत भर जाता है, ठीक है। जैसे दुख आता है युवा पीढ़ी को तो वो क्या करता है, गुस्से से भर जाता है। यही बात ये कह रहा है कि मैं समझ नहीं पाता खुद को। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि हम उस पहले वाले दोस्ती, उस पहले वाले प्यार जो बचपन में था पिता और बेटे के बीच, उसको पा सके। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, ये सब कुछ भूल करके हम एक दूसरे पर हाथ तो बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे जो हाथ हैं वो एम्प्टी रह जाते हैं। अब देखो जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट स्टैंजा है ये वाला, आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। इसके अंदर वो क्या कहना चाहता है, द पोइट शेयर हिज फीलिंग रिगार्डिंग हिज रिलेशनशिप विद हिज सन। इसके अंदर पोइट ये शेयर कर रहा है, अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है कि उसके बेटे और उसके बीच कैसा रिलेशनशिप है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड और नो एनीथिंग अबाउट हिज सन इन स्पाइट ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर मैनी ईयर्स। वो अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं समझ पा रहा, सिर्फ और सिर्फ ये जानता है कि वो एक साथ बहुत सालों तक रहे थे। ही इज ट्राइंग टू कंटिन्यू ए रिलेशनशिप, पिता अपने बेटे से वापस वही रिलेशनशिप चाहता है, लाइक हाउ व्हेन ही वाज स्मॉल, जब वो एक छोटा बच्चा था, ठीक है। जब छोटा बच्चा था तो पिताजी क्या करते थे, उस छोटे बच्चे के साथ खेलते थे और आपस में ये खुश रहते थे, ठीक है। तो ये वही रिलेशनशिप वापस चाहता है अपने बेटे से। अब सेकंड स्टेंजा स्टार्ट होता है। इन दिस स्टेंजा फादर एक्नॉलेज हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन हिज चाइल्ड एंड हिमसेल्फ। देखो इस स्टेंजा में फादर को ये बात समझ में आती है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन वो है, कम्युनिकेशन गैप है, किसके बीच, उसके बेटे के बीच और उसके बीच। ही हैज़ टेकन ऑल एफर्ट टू ब्रिंग हिम अप एज ही विश, उसने अपने सारे एफर्ट लगा दिए हैं अपने बेटे को लाड प्यार से पालने में, ठीक है, एज ही विश, जैसा वो चाहता था। बट हिज सन हैज़ गॉट हिज ओन मेंटल प्लेन, ठीक है। लेकिन जो उसका बेटा है वो वापस से अपनी मेंटल पीस के लिए अलग रहना चाहता है, ठीक है, उसके अपने खुद के व्यूज़ हैं। हिज सन वाज इन ए प्लेस दैट ही कुड नॉट एक्सेस, अब उसका बेटा उस जगह पे है जहाँ पे उसका पिताजी उसको उस तक पहुँच नहीं सकता, ठीक है। मान लो
जो बेटा है अब वो विदेश जा चुका है, जो बेटा है वो विदेश जा चुका है और उसके विचार बदल चुके हैं। अब पिताजी ना चाहते हुए भी, अब उसने बचपन में तो अपने संस्कार सारे भरे हैं, लेकिन अब बेटा जो है वो विदेश जा चुका है, अब उसकी पहुंच से दूर है और उसके अलग अलग विचार हैं। ठीक है, वो वहाँ पे विदेश में जाके अलग लोगों से मिलता है तो उसके अलग विचार हो गई हैं। तो इस प्रकार से बेटे और बाप के बीच में एक जनरेशन गैप आ जाता है, उनके सोच नहीं मिलती। देयर इज साइलेंस बिटवीन। अब देखो स्टेंजा 3 में क्या बताता है वो, कि उन दोनों के बीच में हमेशा एक साइलेंस रहता है। फादर और सन के बीच में आप अगर देखोगे तो हमेशा एक साइलेंट मोड रहता है, वो एक दूसरे से फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। द फादर वेरी बैडली विशेस दैट लाइक प्रोडिगल सन हिज सन आल्सो कम बैक टू हिज हाउस आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक। देखो प्रोडिगल मीन्स क्या होता है, घर से भागे हुए बच्चे। हम धरती पर क्या करने के लिए आए हैं, टैलेंट दिखाने के लिए। हम कहाँ से भागे हैं, स्वर्ग से भागे हैं, यानी हमारा जो होम टाउन है वो क्या है, स्वर्ग है, और वहाँ से हम यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने के लिए आए हैं। ठीक है, अब बेटा क्या चाहता है, जैसे भगवान क्या चाहता है, हम अपना टैलेंट अच्छे से दिखाएं, अच्छे कर्म करें, उसके अकॉर्डिंग फिर हम वापस अपने घर स्वर्ग में चले जाएं। तो वैसे ही एक पिता क्या चाहता है अपने बेटे से, कि वो भी अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको रियलाइज करके वापस करके अपने घर वापस आ जाए उसका बेटा। ठीक है, प्रोडिगल सन हिज सन आल्सो कम बैक टू हिज हाउस आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक। प्रोडिगल सन, देखो अभी आ गया ना, प्रोडिगल सन इज ए करेक्टर फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट। ये प्रोडिगल सन, घर से भागा हुआ बच्चा, एक करेक्टर था न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, देखो ये बाइबल के दो पार्ट हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। इसके बारे में हम डिटेल में नहीं ज़्यादा जाएंगे। पैराबल ऑफ जीसस, ठीक है, ये बाइबल से लिया गया है। इन द स्टोरी फादर हैज़ गॉट टू सन्स, ट्रेडिशनली द एल्डेस्ट इज द आयर ऑफ द फैमिली। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जो बाइबल है इसमें क्या लिखा हुआ है, जो पिता है उसके दो बेटे होते हैं। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में हमें पता है जो बड़े बेटे को होती है उसको मिलती है। बट हेयर द यंगर डिमांड हिज इनहेरिटेंस। लेकिन इसमें क्या होता है, जो छोटा बेटा होता है वो प्रॉपर्टी मांग लेता है अपने हिस्से की। लीव्स होम, और अपना घर छोड़ देता है। स्पेंड हिज फॉर्च्यून फुलिशली, और अपने पैसे को क्या करता है, फुलिश तरीके से इस्तेमाल करता है। एंड रिटर्न टू हिज फादर हाउस एम्प्टी हैंडेड, और वापस अपने पिता के घर आ जाता है खाली हाथ। ठीक है, तो ये जो प्रोडिगल वाला कॉन्सेप्ट है, जब बाप अपने बेटे को वापस बुला रहा है, तो ये यहाँ से बाइबल से लिया गया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये स्टेंजा 3 में बात कर रहा है। स्टेंजा 4 क्या बात करता है, द सन स्पीक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टेंजा 4 में जो बेटा है वो फर्स्ट टाइम बोलना स्टार्ट करता है। इन दिस स्टेंजा ही वॉज ऑल्सो फाउंड टू बी सैड अबाउट द गैप अराउज बिटवीन दैम। अब जो बेटा है वो भी दुखी है कि बाप और बेटे के बीच में क्या हो गया है, एक जनरेशन गैप आ चुका है, एक गैप बन चुका है, वे आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे। ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, वो खुद को नहीं समझ पा रहा। बोथ आर रेडी टू फॉरगिव ईच अदर, दोनों एक दूसरे को माफ करना तो चाहते हैं बाप और बेटा। एज ए गेस्चर ऑफ दैट दे पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, एम्प्टी हैंड बढ़ाते हैं। बट नीदर प्लेसेस हिज इन देयर अदर हैंड, लेकिन एक दूसरे से हाथ नहीं मिल पाते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पोयम है ये है आपकी कंप्लीट। अब इस पोयम के अंदर समझना कुछ क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। देखो मैंने आपको पोएटिक डिवाइस बहुत चीज़ें बताई थी क्लास के अंदर, अब हम उन पोएटिक डिवाइस को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो एक पोएटिक डिवाइस होती है एंटीथीसिस। इन दिस डिवाइस, ये अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, पोएटिक डिवाइसेस होती हैं जो पोयम को लिखते हुए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे इनको हम अलंकार बोल सकते हैं। ये कैसा है, इट इज़ ए डिवाइस इन विच टू कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिंग आइडियाज आर पुट टुगेदर। एंटीथेसिस मीन्स होता है जब दो कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिट आइडियाज को एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, देखो समझना, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, शेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव। देखो सोरो हो गया दुख, और यहाँ पे हो गया लव, दोनों एक दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग है, इकट्ठे लिख रखे हैं। हिज, लैंड इज हिज, उसकी है, और नन ऑफ माइन, मेरी नहीं है, तो ये एक दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग है। जैसे अगर मैं लिखूं टेम्पल बार, टेम्पल हो गया लेकिन बार इसका कॉन्ट्रास्टिंग है, तो ये एंटीथीसिस हो गया। नेक्स्ट है बच्चों अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मीन्स बार बार
कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, सेम लेटर रिपीट हो एट द बिगनिंग और मोस्ट ऑफ द वर्ड इन सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लास में समझाया था ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाचू, ऐसे च च च च च, तो उसे हम अलिट्रेशन बोलते हैं। देखो कैसे, साइलेंस सराउंड अस, ऐसा आ गया यहाँ पे दोनों में, तो अलिट्रेशन है। द सीड आई स्पेंट और सोरो, एस आ गया। ठीक है, सीड और स्पेंट में, तो ये हो गया अलिट्रेशन। द होम ही न्यू, एच आ गया, तो ये हो गया अलिट्रेशन। ठीक है, ये पोइटिक डिवाइस बहुत इस्तेमाल होते हैं पोएम में, याद रखना। मेटाफर के बारे में मैंने आपको कहा था, डायरेक्ट सिमिलैरिटीज बताता है। इट इज इम्प्लिसिट कंपैरिजन मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स दैट एक्चुअली हैव समथिंग इन कॉमन। देखो, ये कंपैरिजन बताता है दो चीज़ों के बीच में जो एक्चुअल, जिन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। द वर्ड, देखो सीड सो, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लैंड रिप्रेजेंट करते हैं, मेटाफर हैं फादर के एफर्ट्स के, कि उसने बीज बोया, उसने वो जमीन में बीज बोया। ये सब क्या है? फादर्स के एफर्ट हैं बेटे के प्रति। दैट ही मेड टू बिल्ड लविंग रिलेशनशिप विद हिज सन एंड द सन हर्ट रिस्पेक्टिवली। देखो, इसमें मैंने क्या बताया था, मेटाफर और सिमिले में क्या फ़र्क होता है। मेटाफर में आपको ध्यान रखना कि मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जैसे लाइफ इज़ ए ड्रीम, लाइफ इज़ ए ड्रीम। तो इसके अगर हम ध्यान से देखें, जिंदगी एक सपना है, तो इसके अंदर लाइक, एज, देन, इस टाइप से कुछ नहीं आया, तो ये मेटाफर है, डायरेक्ट कंपैरिजन। लेकिन जो सिमिली होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आप लाइक या एज, ये वर्ड आपको जरूर मिल जाते हैं। ठीक है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, देखो इसमें आ गया ना लाइक, हम एक दूसरे को स्ट्रेंजर की तरह बात करते हैं, तो लाइक आ गया, दैट मीन्स इट इज सिमिली। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज सिमिली। ठीक है, अब ये जो कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। डज द पोएम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज ए फेयरली यूनिवर्सल? ये सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये वीडियो। अगर फिर भी ये पोएम नहीं समझ में आती है तो आप मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन रिलेटेड जैसे ही फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।